हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लास एज में। तो बच्चों, अपना तीसरा चैप्टर विद्युत विभव वाला चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया, 4 न्यूमेरिकल भी कर लिए। और इस ऑनलाइन क्लास एज में हम अपनी ये छुट्टियाँ हैं उनको इन्वेस्ट न करते हुए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जितने भी शेष न्यूमेरिकल बचे हैं इस चैप्टर के, उसको हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे मैं आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, 4 तक मैंने आपको करा दिए हैं। तो 5वां न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए ऑन टॉपिक बात करते हैं। आ जाओ। 2 आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। तो इसमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश व्यवस्थित हैं, जिसके ए तथा बी बिंदुओं पर विद्युत विभव वी ए तथा वी बी है। तब वी ए माइनस वी बी ज्ञात कीजिए, जिसके मध्य में 2 बिंदु ए और बी दिए हुए हैं। तो चित्र बना लेते हैं। तो एक प्लस क्यू आवेश तथा एक माइनस क्यू आवेश है। माना यहाँ तो क्या है, प्लस क्यू आवेश, और यहाँ क्या है, माइनस क्यू आवेश। 2 आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इस प्रकार से व्यवस्थित है, जहाँ दोनों के मध्य में कोई बिंदु एक तो ए है और कोई दूसरा बिंदु बी है। अब हमारा टारगेट क्या है, वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना, अर्थात ए बिंदु पर विद्युत विभव और बी बिंदु के विद्युत विभव का अंतर, अर्थात हम कह सकते हैं विभवांतर ज्ञात करेंगे। ए और बी बिंदु के मध्य में विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विभवांतर ज्ञात करने के लिए ये तो फिक्स हो गया कि हमें ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। और ए बिंदु पर विद्युत विभव किस किस के कारण होगा, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा, एक माइनस क्यू आवेश के कारण होगा। दोनों आवेशों के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव होगा। तो सबसे पहले तो हम ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अब नंबर 2, प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत विभव होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु बी पर विद्युत विभव होगा। तो दोनों के कारण हम बिंदु बी पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 आवेश हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो दोनों आवेशों के कारण ही ए बिंदु पर विभव होगा और बी बिंदु पर विभव होगा। जब दोनों के कारण विद्युत विभव होगा तो हम अलग अलग ज्ञात कर लेंगे और उसका अंतर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर। तो डायग्राम बिल्कुल सेट होगा। हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत विभव। तो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत विभव तो सबसे पहले हम माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए बिंदु पर विद्युत विभव। तो इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, देखो आपने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर होता है, जहां आर उस बिंदु तथा आवेश के मध्य की दूरी है। और ये दूरी यहाँ हमें इसकी जरूरत होगी, प्लस क्यू ए की इसकी इस दूरी की आवश्यकता होगी, जो कि इस चित्र में दिया हुआ है। ये दूरी दी हुई है ए, तो ये दूरी कितनी चित्र में दी हुई है, हमें ए दी हुई है। ये वाली दूरी दी हुई है हमें स्मॉल आर, और ये वाली दूरी दी हुई है हमें ए। इस प्रकार से हमें दूरियां दी गई हैं। तो प्लस क्यू से ए बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर, जहां आर का मतलब है इस आर से नहीं है, ए बी के मध्य आर आ गई तो आपने उठा करके इसी आर को रख दिया। हर जगह आप सदा बाहर हो, हमेशा आर ही आर चल रहा है। अरे आर का मतलब वहाँ उस बिंदु तथा उस आवेश के मध्य की दूरी से है। तो यहाँ के क्यू, तो के प्लस क्यू आवेश है तो क्यू हो जाएगा अपॉन दूरी कितनी है, ए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत विभव कितना आ गया, के क्यू अपॉन ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, और आपको ये पता होगा ऋणावेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए। अरे ऋणावेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि ऋणावेश पर जैसे हम धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आए, विद्युत विभव कार्य है, विद्युत विभव क्या है, कार्य, आप भी कह सकते स्थितिज ऊर्जा है।
कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। कार्य स्थिति ऊर्जा वो क्यों है कि यदि हम एकांक परीक्षण धनावेश ले लें, क्या ले लें, यदि हम एकांक आवेश ले लें तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य तो विभव है, और वो भी किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो विद्युत विभव है, या आप कार्य स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो यहाँ तो कार्य क्या है, विद्युत विभव। अब हम धनावेश को लेके आए, धनावेश को लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और ऋणावेश को लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ऋणावेश को लाने में धनावेश के विपरीत कार्य करना पड़ता है। एक तो हम विद्युत क्षेत्र में धनावेश को लेके आए और एक ऋणावेश को लेके आए। तो धनावेश को जैसे हम आगे लेके आ रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र कैसे गुजर रही हैं, ऐसी तो निकलेंगी। जब ऐसे निकलेंगी तो यहाँ हम क्या लेके आए, क्यू नॉट धनावेश लेके आए। अब जब धनावेश को लेके आए तो ये प्रतिकर्षण होगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा इसको लाने में। यदि माइनस होगा, यदि हम कोई ऋणावेश लेके आए किसी विद्युत क्षेत्र में, माना कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, माइनस क्यू आवेश को लेके आए तभी इसको आकर्षित करेगा, लेकिन इस आवेश को हम बहुत स्लो लेके जाएंगे, स्पीड में नहीं, स्लो लेके जाएंगे, तो हमें इसको पकड़ के, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको हमें रोकने में कार्य करना पड़ेगा। रोकने का मतलब ये, हम इसको स्लो लेके जाएंगे, अन्यथा स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम स्लो लेके जाएंगे तो हमें इसको रोकने में कार्य करना पड़ेगा, मतलब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। धनावेश तो प्रतिकर्षित हो रहा था इसलिए उसको लेके जा रहे तब कार्य करना पड़ रहा है, अब इसको हमें रोकने में कार्य करना पड़ रहा है, मतलब पहले जो कार्य किया जा रहा था उसके विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए कार्य ऋणात्मक है। ऋणावेश पर किया गया कार्य ऋणात्मक है। यही कारण है कि ऋणावेश के कारण विद्युत विभव भी ऋणात्मक है, क्योंकि एकांक आवेश के लिए विद्युत विभव ही कार्य होता है, कार्य विद्युत विभव है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक लिया जाएगा, लेकिन हमें ए बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो दोनों के कारण विद्युत विभव को हम जोड़ेंगे कि नहीं, तो यहाँ जोड़ दो प्लस, लेकिन माइनस होगा ऋणावेश के कारण के क्यू अपॉन, अब इससे यहाँ तक की दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी, ए प्लस आर है या नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ उपयोग करेंगे, तो ए प्लस स्मॉल आर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण हमने विद्युत विभव को जोड़ दिया है। ये यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणावेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऋणावेश को लाने में कार्य भी ऋणात्मक होता है, या आप ये कह सकते हो उसकी स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, वी ए के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू, यहाँ से के क्यू कॉमन ले सकते हो, ए प्लस आर। वैसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम बी बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर और माइनस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत विभव, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी बी। तो वी बी इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इसके कारण इस पर ऋणावेश है, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, ए। मैंने यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया है क्योंकि आवेश ऋणावेश है, तो यहाँ माइनस के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब ए से होगा, मतलब मध्य की दूरी। तो यहाँ इसको ले लिया। अब हम इस प्लस क्यू आवेश कारण इस पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, धनावेश है तो धनात्मक होगा, तो प्लस लगाएंगे यहाँ, प्लस के क्यू, तो के क्यू अपॉन इन दोनों की मध्य की दूरी ए प्लस आर, तो ए प्लस आर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। हमारे पास आ चुका है वी ए और वी बी।
आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, माइनस वाले फैक्टर को पीछे रख लो, प्लस वाले को आगे रख लो, कैसे भी कर लो। तो हमारे पास VA आ चुका है और VB आ चुका है, और प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, VA माइनस VB। ये तो पूछा जा रहा है A और B बिंदु के मध्य विभवांतर। प्रश्न में A और B बिंदु के मध्य विभवांतर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब VA माइनस VB घटा दो, तो VA माइनस VB इक्वल क्या हो जाएगा, VA का मान क्या है KQ अपॉन A और माइनस KQ अपॉन A प्लस R। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। VA की वैल्यू रख ली हमने, अब हम रखेंगे VB, तो VB का मान कितना है माइनस KQ अपॉन, एक माइनस पहले से है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस तो इसमें, देखो VA माइनस VB, अब ये जो फैक्टर आएगा उसको हम किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में, माइनस KQ अपॉन A, ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस KQ अपॉन A प्लस R। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू ये हो गई माइनस, अब VB की वैल्यू ये है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि पहले माइनस है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ऊपर से इसको मिटा दो, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, और स्क्रीनशॉट लेने में तुरंत प्रभाव से काम किया करो। अब इसको हमें केवल आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा VA माइनस VB, ये तो है, तो KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन A प्लस R, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस KQ अपॉन A, KQ अपॉन A, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस KQ अपॉन A प्लस R, A प्लस R। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या, इसको नीचे कर देता हूँ, तो माइनस KQ अपॉन A प्लस R। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, तो 2KQ अपॉन A, यहाँ क्या आएगा माइनस 2KQ अपॉन A प्लस R। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2KQ 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस R। यहाँ तक पहुँच गए, समझ में भी आ गया। आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हो। तो 2KQ, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, A और A प्लस R। यहाँ क्या बचेगा, A प्लस R माइनस A इक्वल 2KQ। सॉल्व करना है केवल, तो सॉल्व कर लो। यहाँ क्या बचा, R अपॉन A और A प्लस R। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी कमेंट्स में बताओ। समझ में नहीं आया करे तो तुरंत पूछ लिया करो। जैसे यदि मैं अब कमेंट्स नहीं देख पाऊँ तो आपकी डाउट क्लासेज में आपके कमेंट्स जो भी आएंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी। तो ध्यान रखना, जो भी प्रॉब्लम्स आए आप उसको टिक कर लो। यदि मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ तो अच्छी बात है, तुरंत जवाब मिल जाएगा। यदि आपको कमेंट्स में नहीं पढ़ पाए तो आप उसको डाउट क्लासेज में कभी भी कंफर्म कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 × 10⁻³
-19 कूलम है, मतलब Q1 का मान दिया हुआ है। तो जो मान दिए हुए उनको लिख लेते हैं। तो Q1 इक्वल कितना दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है इसमें 8 × 10⁻19। तो 8 × 10⁻19 कूलम Q1 का मान है। अब देख लेते हैं Q2 का मान कितना, -8 × 10⁻19। Q2 का मान दिया हुआ है, यहाँ तक ये मान थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो 8 × 10⁻19 कूलम। अब यहाँ जो मान दिया हुआ Q2 का मान है -8 × 10⁻19 कूलम। Q1 Q2 के दो मान दिए हुए हैं। अब इससे हमें स्पष्ट हो रहा है, देखो 8 × 10⁻19 परिमाण समान है, लेकिन ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, परिमाण समान है, तो ये विद्युत द्विध्रुव है या नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से आपको पता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बोलते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि विद्युत द्विध्रुव है। तो आपके माइंड में क्लियर आना चाहिए विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होगा, क्योंकि विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r मतलब अर्थात दूरी का मान दिया हुआ, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वह बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। तो देख लेते हैं मान कितना दिया हुआ है। तो इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर, तो r का मान कितना दिया हुआ है, r इक्वल दिया है 4 × 10⁻6 मीटर। ये दूरी दी हुई है, ध्यान रखना ये दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मापी जाती है सदैव। तो दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जब बिंदु नंबर 1 हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो। जो बिंदु है द्विध्रुव के अक्ष पर या अक्षीय स्थिति कह सकते हो। आपने पहले चैप्टर में अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन किया है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, एक निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो आपको अच्छे से माइंड में क्लियर होगा कि अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति क्या है। तो यहाँ नंबर 1 बिंदु कहाँ स्थित है, बिंदु कहाँ स्थित है, अच्छी स्थिति पर है। और अच्छी स्थिति पर हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। तो हम पहले Kp cos θ अपॉन r उसके रहता है। तो यहाँ पहले हमें P ज्ञात करना है, जहाँ P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो न्यूमेरिकल करते हैं, हमें जो मेन फॉर्मूला लगाना होता है उसके लिए पहले कच्चा माल तैयार किया जाता है। तो कच्चा माल यहाँ क्या है, K का मान अपर आता है, Kp cos θ, θ का मान अच्छी स्थिति है तो 0 हो गया। अब बचा गया P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, या फॉर्मूले में तुरंत ज्ञात कर लेना, कैसे भी कर लेना। तो सबसे पहले हम P का मान ज्ञात कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। P वेक्टर इक्वल क्या होता है, Q डॉट 2a वेक्टर। देखो P वेक्टर इक्वल क्या होता है, Q डॉट 2a वेक्टर। 2a पर मैंने वेक्टर लगाया क्योंकि यहाँ ये विस्थापन होता है, यहाँ ये विस्थापन होता है, क्योंकि प्लस Q माइनस Q आवेश के मध्य की एक सीधी दूरी होती है जिसको हम विस्थापन कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ भी वेक्टर लगाया जाता है। तो P वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, Q डॉट 2a वेक्टर। तो P का मान कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमें केवल परिमाण ज्ञात करना है तो अदिश में ले लो। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम केवल किसमें ले लेते हैं, अदिश में। तो Q का मान कितना है, 8 × 10⁻19 इंटू, अब यहाँ देखो जो R है, हमने ये दूरी ली है, मैंने R ले ली है, जबकि यहाँ किसका उपयोग किया है, 2a। 2a भी द्विध्रुव के मध्य की दूरी है, और ये दूरी कौन सी है, मध्य बिंदु O से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हमें परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसको बिल्कुल एक मत मान लेना, 2a द्विध्रुव के मध्य की दूरी है और R मध्य बिंदु O से उस बिंदु की दूरी है जहाँ हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसमें 2a का मान कुछ ना कुछ दिया होगा, देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 × 10⁻19 कूलम तथा -8 × 10⁻19 कूलम परस्पर 2 × 10⁻10 मीटर दूरी पर स्थित है। 2a का मान बिल्कुल दिया हुआ है, प्लस और माइनस Q आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, 2 × 10⁻10 मीटर। तो यहाँ 2a का मान कितना है, इसमें भी आप लिख सकते हो 2a इक्वल कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻10, तो 2 × 10⁻10 मीटर इतनी दूरी पर स्थित है। तो इंटू कितना मान है, 2 × 10⁻10 मीटर।
तो ये बात माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। 2a का मान तो इतना है, वो r क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उस बिंदु की दूरी जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको। 16 हो गए, ये कितने हो गए, इंटू 10 की पावर -29। अब द्विध्रुव आघूर्ण है तो कूलम इंटू मीटर, इसको सेंटीमीटर मत कहने लग जाना, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक मीटर। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया हमारा। हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर 1, अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु स्थित है और दूरी कितनी है उसकी, 4 × 10⁻⁶ मीटर। कितनी दूरी स्थित है, मध्य बिंदु आप ओ मानोगे तो ओ से कितनी दूरी पर स्थित है, 4 × 10⁻⁶ मीटर दूरी पर वह स्थित है। तो नंबर 1 स्थिति ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात क्या करना है हमें, विद्युत विभव। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, KP cos θ/r²। ये तो होगा, P का मान हमने ज्ञात कर लिया, K का मान हम पर आता है, cos θ का मान 0 है, क्योंकि पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि अच्छी स्थिति पर। तो यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हो, अच्छी स्थिति किसी बिंदु पर। तो अच्छी स्थिति के किसी बिंदु P पर विद्युत विभव, और दूरी आपको दी हुई है, R का मान आपको दिया ही है कि कितनी दूरी पर। इस अच्छी स्थिति से तो हमें ये पता चल रहा है कि थीटा का मान कितना है, थीटा का मान cos 0 हो जाएगा। तो K का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। P का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, इंटू 16 × 10⁻⁻29। cos θ का मान cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1। नीचे क्या बचा है, r²। r का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻6 का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको केवल सॉल्व करना है, cos 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये 16 हो गया, वर्ग करेंगे तो 4 का 16 हो गया, 10⁻12 हो गए। तो 16 से तो 16 गायब हो गया, और यहाँ से 10⁻+9, 10⁻−29 से यहाँ तक -20 बचे। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। तो प्लस के 9 और माइनस के 29 कितने बचे, माइनस के 20 बचे। तो माइनस के 20 तो यहाँ से हो गए, और -12 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इसका मतलब माइनस के 8 बचे। और यहाँ कितना बचा, केवल 9 बचा, 16 से 16 कट गया। तो V इक्वल कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻−8 विभव है। तो विभव को किस में मापेंगे, वोल्ट में। तो V, अब यहाँ V सेम लग रहे हैं तो उसको वोल्ट पूरा लिख दो। समझ में आ गया कि नहीं, अब समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसकी सेकंड स्थिति करते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी की सेकंड स्थिति को कैसे करेंगे, क्या सेकंड स्थिति में पूछा जा रहा है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होगा। अब आप एक बात बताओ, निरक्षीय स्थिति के लिए cos θ का मान कितना हो जाएगा। अरे निरक्षीय स्थिति मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा होती है, तो उस पर कोई बिंदु स्थित है तो उसके लिए cos θ का मान cos 90 होगा। और जब cos 90 होगा तो cos 90 का मान 0, तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो सेकंड कंडीशन करनी तो है ही, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब निरक्षीय स्थिति कराऊं या नहीं, वो तो वैसे हो ही जाएगी। निरक्षीय स्थिति पर cos θ का मान cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर 2, निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति के लिए V इक्वल कितना हो जाएगा, KP/r² cos θ और cos 90 हो जाएगा। यहाँ मान आप रख लेना, रखना कोई जरूरी नहीं है, सीधी सीधी बोलना cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। V इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट ताकि फिर नेक्स्ट करें। अब तीसरा क्या दिया हुआ है,
थीटा का मान दिया होगा कुछ ना कुछ, पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित है। तो यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो तीसरा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब थीटा इक्वल कितना हो 60 डिग्री, तब विभव, विद्युत विभव, तो V इक्वल क्या हो जाएगा KP, या मान रख लें डायरेक्ट अपॉन R उसके डॉट कॉस थीटा। तो V इक्वल कितना हो जाएगा, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू P की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 29, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 29 बटे R स्क्वायर, R का मान कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का वर्ग कॉस 60। तो कॉस 60 का मान 1 बटे, तो बाकी तो वही वैल्यू है जो मैंने पहला कराया था, जो मैंने पहला कराया था सब वैल्यूज वही हैं, मतलब मान भी उतना ही आएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अरे पहले में इतना ही तो आंसर आया था जो हमने पहला वाला सॉल्व किया था उसमें, तो उसमें 9 इंटू 10 की पावर 8 आया था। इसी को आप द्वारा कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ cos 60 मतलब उसका आधा हो जाएगा केवल, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो आप v इक्वल क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ माइनस 20 हो गया, माइनस 12 ऊपर 10 की पावर माइनस 8 बचे, और 10 की पावर माइनस 8 बचे, यहाँ 16 से 16 कटेगा क्योंकि इसका वर्ग होगा तो 16 हो जाएगा, 16 से 16 कटे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू cos 60 का मान 1/2 कितना आ गया, v इक्वल दिख रहा है कि नहीं, तो v इक्वल 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखो सात कौन से क्रमांक का हो गया, ये छठवां हो गया, कौन सा हो गया है, छठवां हो गया, अब सातवां करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें विद्युत विभव का फॉर्मूला दिया हुआ है v इक्वल 343/r। तो v इक्वल दिया है मतलब v r का फलन है, यदि मैथ में बात की जाए तो 343/r। v इक्वल क्या है 343/r वोल्ट, विभव है तो वोल्ट में ही होगा, तो वोल्ट, तो v का मान 343/r ये दिया हुआ है। अब एक स्थिति सदिश r वेक्टर का मान और दिया है 3ik + 2j कैप। r वेक्टर का मान कितना है 3ik + 2j कैप - 6k कैप + 2j कैप - 6k कैप। अब ये स्थिति सदिश है तो मीटर में होगा, मीटर। तो हमारे पास ये मान दिए हुए हैं विद्युत विभव और स्थिति सदिश r वेक्टर। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो देखो हम विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, दो प्रकार के संबंध कराए थे। मैं बात कर रहा हूँ हमने जो ग्रेडियंट ज्ञात किया था, माइनस ग्रेडियंट, आप कह सकते हो माइनस डेल वी, हमने वो वाला डेरिवेशन किया था माइनस डेल वी वाला। तो उसमें हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने आप ये कह सकते हो बीच डेरिवेशन हमने पढ़ी थी विभव प्रवणता। तो जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था तो उसमें हमने विभव प्रवणता पढ़ी थी। तो विभव प्रवणता क्या है, लंबाई के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये जो एक फॉर्मूला आया था वो था कि ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ आर वेक्टर है सदिश दिया हुआ है तो ई वेक्टर सदिश में ही लेना पड़ेगा। ई वेक्टर इक्वल माइनस डी अपॉन डी आर, सदिश है तो इसको सदिश बनाने के लिए आर कैप। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, हमने पूर्ण अवकलन के रूप में व्यक्त किया था, इसके आगे हमने डेरिवेशन में इसको आंशिक अवकलन में तोड़ा था, क्योंकि हमें पता है विद्युत विभव एक्स अक्ष के सापेक्ष विद्युत विभव में परिवर्तन होता है, वाई के सापेक्ष भी होता है और जेड के सापेक्ष भी होता है। जब विभव में परिवर्तन, विभव या कोई भी राशि हो, यदि उसमें परिवर्तन एक्स वाई जेड
तीनों के सापेक्ष हो, या आप ये कह सकते हो दो या दो से अधिक राशियों के सापेक्ष किसी राशि में परिवर्तन होता है तो वहाँ पूर्ण अवकलन न होकर के आंशिक अवकलन होता है। तो ये इसको आगे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष भी अवकलन होगा, y के सापेक्ष भी होगा और z के सापेक्ष भी होगा, तब हम इस पूर्ण अवकलन को आंशिक अवकलन में बदल देंगे। अब आंशिक अवकलन में ये पूर्ण अवकलन है dy dr ऑफ v, इसको बोलेंगे कैसे, dy dr ऑफ v, ये पूर्ण अवकलन है। वो आंशिक यहाँ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x, यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल y डेल x ऑफ v, और डेल y ऑफ v और डेल y डेल z ऑफ v, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे आंशिक अवकलन को। वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा, इसमें उस वहाँ चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल हमें ये पता है ई वेक्टर इक्वल क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर डॉट आर कैप, हम पढ़ चुके हैं। अब हमें v का मान दिया हुआ है तो रख दो, दिया हुआ है तो उसको ई वेक्टर इक्वल माइनस डी वाई डी आर ऑफ 343 बटे आर और आर कैप। अवकलन करो 343 बटे आर, आपको पता है 343 क्या है, अचर है, वो अचर अवकलन से सदैव बाहर रहेगा, तो अचर तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन आर। तो हमें 1 अपॉन आर का अवकलन करना है, और अवकलन करने में आप खूब माहिर हो, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, पावर तो सामने आती है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर में से कम हो जाता है। बाई वाले समझ लें, कोई बात नहीं है। अब मैथ वालों ने तो पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, 7वीं एक्सरसाइज और 8वीं अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ी है, तो वो तो एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं, 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर का मतलब क्या हो गया, आर की पावर माइनस 1, ये तो है। अब आर की पावर माइनस 1 इस फॉर्मूले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी आर ऑफ आर की पावर माइनस 1, तो क्या आएगा, -1 तो कहाँ जाएगी, देखो पावर सामने आ जाती है, तो -1 सामने आ गई इंटू आर की पावर -1 एन -1, एन का मान क्या है -1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आर की पावर -2, इसका मतलब कितना होगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। अवकलन समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका अवकलन क्या होगा, 343 तो बाहर आ गया, -1 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ एक माइनस पहले से, एक माइनस ये आ गया, प्लस हो गया, वैसे एक बार रख देता हूँ, आप बाद में भूल जाओगे कि ये कैसे प्लस हो गया। तो माइनस डी वाई डी आर ऑफ, इसका अवकलन तो कर ही लिया है हमने, इसका अवकलन कितना आ गया 343 -343 बटे आर स्क्वायर और आर कैप। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। देखो 343 पहले हमने बाहर निकाल लिया था, इसका अवकलन करने के बाद -1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, फिर मल्टीप्लाई 343 का कर दिया, तो कितना आ जाएगा -343 बटे आर स्क्वायर। अब आपको पता है आर कैप इक्वल क्या होता है, आर कैप इक्वल क्या होता है, ए कैप इक्वल क्या होता है, अरे ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ए कैप इक्वल क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ आर कैप इक्वल क्या होगा, यहाँ आर कैप इक्वल क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल माइनस माइनस तो प्लस हो गया 343 बटे आर उसके डॉट आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। क्यों क्योंकि ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ये कारण है जिसकी वजह से हमने इसको आर कैप को क्या लिखा है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। आपने 11th क्लास में खूब पढ़ा है सदिश वाले, एक तो मैथ में तो एक्सरसाइज ही 12th वालों के लिए, वो तो सदिश उसमें पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे से, लेकिन बायो वालों ने भी फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ा है, 11th क्लास में सदिश वाला चैप्टर था उसको आपने पढ़ा है, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कि ए कैप इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। अब यहाँ आ जाओ, ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, अब आर वेक्टर मॉड में अर्थात परिमाण है, ये परिमाण है, और आर स्क्वायर भी मॉड का काम करता है कि नहीं। पहले तो ये बताओ मॉड का काम ही क्या है, मॉड करता है कोई भी ऋणात्मक राशि उसको भी धनात्मक कर देता है। अब मॉड एक ऐसी मशीन है जो धनात्मक कर रही है, तो क्या स्क्वायर भी तो धनात्मक करता है, -2 का वर्ग करना कितना आएगा +4 आएगा। अरे स्क्वायर भी तो एक ऐसी मशीन है जो धनात्मक कर रही है,
मॉड भी वही काम कर रही है, मतलब एक मॉड भी एक ऐसी मशीन है। ये फलन होता है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, जो आपने मैथ की एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, फलन वाली एक्सरसाइज है। पहले जो राजस्थान बोर्ड का मैथ चलता था उसमें संबंध एवं फलन पहली एक्सरसाइज थी, अब संयुक्त फलन आ गई है। तो संयुक्त फलन में शायद ये नहीं दिया होगा, लेकिन संबंध एवं फलन वाली एक्सरसाइज में ये दिया था, मापांक फलन क्या होते हैं। और अब यहाँ देखो, ये स्क्वायर मापांक फलन का काम करेगा, या आप ये कह सकते हो स्क्वायर मॉड का काम कर रहा है। ये परिमाण है, ये क्या है परिमाण, ये भी क्या है परिमाण है। तो परिमाण का मतलब यहाँ क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 343 बट्टे आर क्यू डॉट आर वेक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये भी परिमाण है, ये भी परिमाण है, तो आर का क्यू हो गया। अब आर का क्यू मतलब आर का परिमाण हम कहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्थिति सदिश आर वेक्टर दिया हुआ है, स्थिति सदिश आर वेक्टर दिया हुआ है, तो परिमाण हम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी माहिर हैं परिमाण ज्ञात करने में। मॉड आर वेक्टर इक्वल क्या आएगा, जितने भी एक्स वाई जेड के एकांक सदिश दिए हुए हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, उनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा मॉड आर वेक्टर। तो वर्गमूल करेंगे हम किसका, जो भी एकांक सदिश हैं। तो आई कैप का गुणांक कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस के कैप का गुणांक कितना है -6, तो -6 का वर्ग कितना आएगा √49, कितना आ गया 7। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो हम मॉड आर वेक्टर का मान कितना आ गया 7 आ गया। इस मान को कहाँ रख दो, इसमें रख दो, और इसमें इस मान को रखेंगे तो ये वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा 343 बटे आर क्यू का मतलब 7 का क्यू डॉट आर वेक्टर का मान। देखो अब आर वेक्टर को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सदिश में, तो कितना हो गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो 7 का क्यू क्या होगा, 7 का वर्ग 49 इंटू 7 343 ही आ गया। तो 343 से 343 कट, क्या बचा, अरे ये बचा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। और विद्युत क्षेत्र है तो वोल्ट प्रति मीटर में आएगा, तो लिख दो यहाँ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, तो किस में आएगा वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यदि समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। जल्दी स्क्रीनशॉट लो।